आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत ने महागठबंधन की सियासी जमीन हिला दी है। अब एनडीए का आत्मविश्वास बढ़ा है, पूरा फोकस अगले चुनावी साल पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये रुख साफ कर दिया, बंगाल अगला लक्ष्य है। बिहार की लहर को बंगाल तक ले जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी। 5 राज्यों की राजनीतिक अलग समीकरण है, अलग दाव दिखते हैं। बीजेपी बूथ, संगठन और अभियान तीनों स्तरों को धार दे रही है। मुद्दे तय हैं, मुद्दे हैं विकास, कानून व्यवस्था और परफॉर्मेंस। वहीं बिहार चुनाव में हार ने महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के घरेलू कलह को सामने ला दिया है। पहले तेज प्रताप को आरजेडी से बाहर किया गया, अब रोहिणी आचार्य को परिवार पार्टी छोड़कर जाने को कहा गया। ये दावा वो खुद कर रही हैं। अब सवाल यह है कि जब परिवार में मतभेद गहरा हो तो चुनावी मैदान में मजबूती कैसे आएगी। विपक्ष की हालत उलझी हुई है। हालांकि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं उनमें से तमिलनाडु, केरल और बंगाल में विपक्ष सत्ता में है। इन राज्यों में बीजेपी को काफी जोर लगाना होगा। वहीं विपक्ष को सत्ता में बने रहने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की हार का असर अगले साल होने वाले दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या बिहार में महागठबंधन में जो ये मारामारी मची हुई है उससे विपक्ष बाहर निकल सकेगा। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विजय की गूंज अभी थमी नहीं है और दिल्ली से पटना तक पूरे राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा चल रही है। एनडीए ने जीत को मंजिल नहीं, नई शुरुआत की तरह लिया है। बिहार में शानदार नतीजे आते ही पीएम मोदी ने अगले मोर्चे की तरफ इशारा कर दिया। साफ कहा कि अब फोकस बंगाल पर है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को पीएम की बातें चुभ गई। बंगाल में भाजपा जनता उनको दोस्त नहीं समझा, वो दुश्मन है बंगाल के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी और जंगल राज सीपीएम टाइम में था। आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी फिर चीफ मिनिस्टर, 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर और 250+ एमएलए लोग लेकर चीफ मिनिस्टर बनने वाली है। बीजेपी ने उन सारे राज्यों का नक्शा मेज पर फैला दिया है जहां अगले साल चुनाव है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, असम में बीजेपी सत्ता में है, तमिलनाडु में डीएमके का राज है, केरल में लेफ्ट की सरकार है, पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस के साथ बीजेपी सत्ता में है। असम के साथ साथ बंगाल और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर एनडीए की पैनी नजर है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की धरती अलग, राजनीति अलग, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य एक है। इन राज्यों में बीजेपी संगठन की मिशनरी एक-एक जिले की नब्ज टटोल रही है। बूथ से लेकर बड़े ब्रांड तक हर लेयर एक्टिव है। एनडीए की बिहार में ऐतिहासिक जीत ने इन 5 राज्यों के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बदली हुई है। बिहार में करारी हार के बाद महागठबंधन का चेहरा उतरा हुआ है। बयान बदल रहे हैं, टोन बदल रही है, पर हालात नहीं। आरजेडी में घर के अंदर ही बिखराव खुलकर सामने है। जिस बेटी ने लालू यादव को किडनी दी, वही परिवार पर सीधा वार कर रही है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
रोहिणी आचार्य के सवाल सिर्फ राजनीति के नहीं है, भरोसे के भी हैं। आरजेडी का घर खुद सवालों में घिरा है। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ उससे तेज प्रताप आहत है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। जब से मेरी बहन रोहिणी पर चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। लालू परिवार से सबसे पहले तेज प्रताप को ही बेदखल किया गया था। तेज प्रताप को आरजेडी से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाई। बिहार चुनाव लड़ा, हालांकि वो खुद की अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। एनडीए की आंधी में लालू परिवार और आरजेडी का सियासी तंबू उखड़ गया, लेकिन घर में जो आया तूफान है उसने सब कुछ सरेआम कर दिया। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते। पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। अब देखिए क्या कहा जाए, उनके परिवार का आंतरिक मामला है, अब इस पर हम टिप्पणी क्या करें। लेकिन अब हैं ही उसी तरह के आचार व्यवहार के लोग, उसमें जो कुछ स्थिति तो परिवार के अंदर रहती है जो दिखती नहीं है, कुछ स्थिति बाहर दिख जाती है जो दिख रही है। बिहार की जीत ने सियासी तालिका बदल दी। अब मैदान वही होगा जो चुनावी साल तय करेगा। बिहार के बाद अब अगले साल के चुनावी राज्यों में एक ही कहानी चल रही है। एनडीए की रफ्तार तेज है और विपक्ष धीमे कदमों में खुद से ही उलझा हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दे। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, संजय कुमार प्रवक्ता जेडीयू के, सुबोध मेहता प्रवक्ता आरजेडी के, विनोद अग्नोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्या बिहार जीत का फायदा एनडीए को अगले साल के चुनाव में होगा। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती टीएमसी पर कितनी भारी पड़ने वाली है। और तीसरा सवाल, क्या लालू परिवार में विवाद का महागठबंधन के प्रदर्शन पर असर पड़ा। और इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी, सुबोध मेहता आपके साथ थी, कि क्या लालू परिवार में विवाद का महागठबंधन के प्रदर्शन पर असर पड़ा, मानते हैं आप? आपके सामने है, रिजल्ट आने के बाद इफ एंड व्हाट बहुत सारे हो जाते हैं और सच्चाई जो है रिजल्ट के साथ भी आती है। लेकिन जहां तक बात रही परिवार की, तो देखिए लालू परिवार पूरा एक साथ है। जो भी बातें आप इधर उधर से देख रहे हैं, आपके माध्यम से ही मैं जान रहा हूं और सोशल मीडिया पे भी जो आ रहा है, इससे हम लोग सब अनभिज्ञ हैं। जो बातें निकल कर आएगी, कल मोस्ट प्रोबेबली पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन बैठक है और जितने भी जो हमारे विधायक हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं सब मिलकर बैठक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। इन सब बातों पे चर्चा होगी, उसके बाद जो है हम कोई बात कहने में सक्षम होंगे कि परिवार और पार्टी ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन कभी कभी आप राजनीतिक पार्टी होते हैं तो परिवार भी आपका उसमें जो है संलिप्त हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बातें हुई है, मुझे लगता है कि कल सारी बातों पे डिस्कशन होगा। सुबोध जी, आप ये कह रहे हैं इधर उधर से जो आप बातें बता रहे हैं सर, इधर उधर से नहीं, रोहिणी आचार्य उनकी बाइट है, यानी उनका बयान है सर, वो ट्वीट कर रही हैं एक के बाद एक। वो ये कह रहे, और वो ये परिवार की केवल बात नहीं, वो ये कह रही हैं कि जो चाणक्य बन रहे थे, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, अब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बातें आप बता रही हैं मुझे, वो आपके माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, या जो भी बातें जो आ रही है सोशल मीडिया में। लेकिन जो इतनी भी बातें हैं, कल नेता प्रतिपक्ष कल खुद ही बैठेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जो बातें हैं सामने आएगी, उसके बाद ही जो है हम कुछ जवाब देने के लिए हम लोग जो है जिस तरीके का बातें आएगी। चलिए ठीक है, वो परिवार के मामले पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए जो विवाद चलता रहा, क्योंकि चुनाव से पहले भी देखा तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनावी मैदान में वो राघोपुर में आके प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी महुआ में जाकर प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई। आप ये मानते हैं इस तरह की कलह जो रही उसकी वजह से पूरे परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, महागठबंधन का परफॉर्मेंस उस पर उसका असर पड़ा, आप मान रहे हैं? देखिए, जब जनादेश आपके पक्ष में नहीं होता है
तो ये इसका जवाब तो जनादेश ही दे देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब जनादेश आपके पक्ष में नहीं होता है तो बहुत सारी खामियां आपको उसमें दिखाई देती है। अगर यही हमारी जनादेश पक्ष में होता, जिस तरीके से जो है 3 लाख वोट की जो बात हो रही है, अगर हम इक्वल डिवीजन ना करते, मुझे ये बता दो वही कह रहा हूँ कि खामियां हमें दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं, आपके अंदर क्या खामियां रही जिसकी वजह से चुनाव हार गए आप? देखिए, खामियां का तो डिस्कशन हम कह ही रहे हैं आपको कि जो भी खामियां हुई है, रिजल्ट आपके सामने है। जो खामियां हुई होगी तभी तो रिजल्ट आई है। क्या खामियां? हम खामियां पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, उतना बड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट और जो संस्थाओं का जो मदद ली गई, हमारे पास तो संस्थाएं थी नहीं। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म की जो बातें हैं, चाहे तरकांडो कमेटी हो, लिंगदो कमेटी हो, या उससे पहले जो है गुप्ता कमेटी हो, इन सब बातों को आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान देना पड़ेगा कि एक मतलब सुबोध जी, जो सुई जहां अटकी थी वो वहीं अटकी हुई है ना? मतलब अभी भी आप ये कह रहे हैं वो मशीनरी उनकी थी, इस वजह से वो जीत गए। आपने कोई, आपकी रणनीति में कहीं कोई खामी नहीं थी, आपने बहुत ही जितना अच्छा आप रणनीति बना सकते थे वो आपने बनाई, और आप अपनी वजह से नहीं हारे, उनकी वजह से हारे हैं ना? यही है ना? अर्पिता जी, मैं तो उनकी वजह की बात बता रहा हूँ और अपनी वजह की बात तो कल हमारी इंट्रोस्पेक्शन कमेटी बैठ रही है। ये भी गजब है सर, बता सकता हूँ। मतलब आप जिस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आ रहे हैं, आप मुझे ये बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू कैसे जीते, उसको आपने बैठ के एनालाइज कर लिया। मैं आरजेडी और महागठबंधन पर पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं अब हम कल चर्चा करेंगे और देखेंगे हम क्यों हारे। ये क्या बात हुई सर? अरे अर्पिता जी, हम तो कह ही रहे हैं कि जनादेश खुद ही जवाब दे रहा है आपके क्वेश्चन का। मैं ये थोड़ी भाग रहा हूं। तो मैं जान गई, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ खामी कहाँ रह गई सर? खामी कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, ये तो बता दीजिए कि अभी लगेगा वक्त, 2-4 साल लगेंगे समझने में कहाँ रह गई खामी। मैं कह तो रहा हूँ कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट में हम पिछड़ गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस हम डेवलपमेंट प्लान को लेकर चले थे और जो है ये फॉल्स नैरेटिव बनाया गया जंगल राज का, उसको डिसमेंटल नहीं कर पाए। 10,000 रुपये 20 दिन पहले जो दिया गया, और 65% ऐसी आबादी है बिहार में जो 10,000 रुपया भी नहीं कमाती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था। लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन से बोलते रह गए, ये बात नहीं मानी। SIR को सामने लाया गया, हम लोगों को ट्रैप किया गया, उसमें उस ट्रैप में हम लोग आए। इन सब बातों को लेकर जो है एक ऐसा बवंडर बना कि जिस तरीके से हमें लड़ना चाहिए था, हम पूरे अपने एनर्जी के साथ नहीं थे। और हमारी जो टीम भी हमारी जो है कुछ, देखिए, ऐसा फ्रेंडली फाइट हम लोगों को लगा कि हमारे पक्ष में आएगा। सर टीम क्या, खुलकर बोलिए ना। जय फ्रेंडली फाइट हमारे किसके, मतलब कहता है ना कि इसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से हार गए, कांग्रेस कह रहे हैं आप? नहीं, फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पे चली गई, जो जैसे कि झारखंड में भी हुआ था। झारखंड में हमारे पक्ष में आया था, यहाँ हमारे पक्ष में नहीं। कांग्रेस के प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, जब भी आप अपने सहयोगी कांग्रेस के प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? अर्पिता जी, जब भी आप एक टीम बनकर किसी टीम खेलती है तो हर प्लेयर का इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई बॉलर आपको हरा दे फिर भी रिस्पेक्ट बरकरार है? नहीं, एकदम बरकरार है। अच्छा। भाई हम लोग एज ए टीम बहुत पुरानी, सबसे पुरानी एलायंस है हम लोग। ठीक है राजेश जी, भले सीटें आई हो ना आई हो, सरकार बनी ना हो या बनी हो या ना बनी हो, लेकिन रिस्पेक्ट है अभी आपके लिए। आप मंथन ये कर पाए कि क्यों हार हुई? आप मंथन कर पाए, कांग्रेस पार्टी ये मंथन कर पाए अभी तक? देखिए अर्पिता जी, देखिए पॉलिटिक्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कभी हार कभी जीत होती है। एक बार हम लोगों ने जीता है इस खेल को, तो आप जो है इस तरह नहीं हम कह सकते कि आज हम हार गए हैं तो हमारे अलायंस खराब है या ए या बी खराब है। हम सब मिलकर एक टीम लड़ रहे थे। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी फॉल, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है राजेश जी। अर्पिता जी, हार की समीक्षा बड़े पैमाने पे हमारे वरिष्ठ नेता कल बैठे थे, उस पर बात। सर कौन से वरिष्ठ नेता? यह जनादेश, हम अब नाम आप सब अखबारों में देखे थे कि नहीं सर, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। अच्छा बैठे थे राहुल गांधी जो मस्कट दौरा छोड़कर आए। हाँ, मेरे मुंह से अरे आप हर बात पे टोकेंगे पिताजी। नहीं सर, मैं क्लियर, क्योंकि जरूरी है ना। आप कह रहे बड़े नेता, तो राहुल गांधी जो मस्कट दौरा छोड़कर आए, आप सवाल ले लें, आप ले लीजिए। आकर उन्होंने बड़ी बैठक की।
अर्पिता जी बड़ी बैठक नहीं, वरिष्ठ नेता लोग साथ में बैठे थे। राहुल जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, अजय माकन जी भी थे, केसी वेणुगोपाल जी थे, बिहार के इंचार्ज भी थे। ठीक है, वो हाथ पे ऊपर चर्चा चली और ये जनादेश नहीं, राज्यादेश के आलोक में ज्ञानादेश था। और ज्ञानादेश क्यों था? थोड़ा धैर्य से अगर 1 मिनट समय दे देंगे आप, तो मैं अपनी बात कर शब्द बोले, आपको 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा जी। मैं मैं एक विधानसभा का उदाहरण देता हूं। मैं बारी बारी से सभी विधानसभा के बारे में बोलूंगा, लेकिन समय यहां नहीं मिलेगा, इसलिए एक विधानसभा है, वो है बक्सर। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में मैं 2015 में जाता हूं। टोटल पोल होता है 1,60,000। चलिए उसमें किसको कितना मिला? कांग्रेस से भाजपा को 4,000 मात्र कम मिले। उस पर हम अब नहीं जाते, हम 2020 में आते हैं। अच्छा। 2020 में भी लगभग 1,59,000 यानी कि 1,60,000 पोल होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी को लगभग 60,000 वोट मिलता है। आप भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 55,225 वोट मिलता है। आरएलएसपी ओवैसी इस संयुक्त पार्टी को 30,000 वोट मिलता है। अब आ जाइए, एक निर्दलीय था, उसको 6,000 मिलता है। अब आ जाइए 2025 में। 2025 में 1,60,000 के बजाय पोल होता है लगभग 1,90,000। तब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस विधानसभा में मात्र पोल हुआ था 1,60,000। चलिए पोल बढ़ गया, कोई बात नहीं। हमारे प्रत्याशी को पिछली बार से 3,000 कम वोट मिले, लगभग 57,000। जो इस बार राजेश जी एक सेकंड, ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। राजेश जी सुनिए, मैं समझ गई। आप ये कह रहे हैं, सुनिए ना, यानी एसआईआर का जो मुद्दा आपका था, सुनिए ना, वोट चोरी मुद्दा, यही आपके लिए बड़ा बहुत लंबा हो रहा है ना, मुझे सब मेहमानों के पास जाना है। अर्पिता जी तर्क, अर्पिता जी 10 सेकेंड, अर्पिता जी 10 सेकेंड और बता दीजिए प्लीज, सुन लीजिए। और जो बसपा का प्रत्याशी है उसको 30,000 वोट आता है। ठीक है सर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो 30,000 अतिरिक्त पोल होता है वो सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जाता है। ठीक, अब मैं पूछूं कहां से होता है कि उनको? राजेश जी मैं सुनिए ना, मैं आपकी बात पर मान लीजिए, मैं एक बार की सहमत हो जा रही हूँ। आप जो कह रहे हैं ठीक है, इसमें आपको घपला लग रहा है, झोल है, गड़बड़ है, मान लेते हैं सर। 45 दिन का समय है, जाएंगे आप अपने कंप्लेन करने, या फिर मुझे ये बता दीजिए एक बार फिर से यात्रा ही निकालेंगे? मतलब 2 में यही काम का, यात्रा निकाल लीजिए, या फिर आप कितनी कंप्लेंट्स की हैं सर? केवल चुनाव आयोग में नहीं, कोर्ट तक का रास्ता खुला हुआ है। हर बार अगर आप आके यही कहेंगे वोट चोरी हो गया, हम इसलिए हार गए, तो आप हर बार यही कहते रहेंगे, या इसको सुधारने के लिए आपकी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं वो करेंगे क्या? अर्पिता जी, अगर बार बार चोरी होगा, बार बार नीरव मालिया, विजय मालिया, मेहुल चौकसी भागेगा तो कहेंगे ना कि बार बार भाग रहा है चौकीदार तो केवल कहेंगे। चोरी होगी, डकैती होगी। अच्छा सुनिए, तो कितनी बार कहने के बाद एक्शन पे आप लोग आएंगे? डकैत को कितने और चुनाव हारने के बाद तक आप ऐसे ही कहते रहेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे? 1000 बार, मतलब आप एक्शन वाले मूड में नहीं है, हारते जाएंगे और आरोप लगाते जाएंगे। आप ना कोर्ट जाएंगे ना अपनी कंप्लेन करेंगे। आप नहीं चाहते कि क्या सुधरे? अगर ये मान लीजिए, आपके हिसाब से मैं मान लेती हूँ वोट चोरी हुई है, अरे सर विपक्ष में है आप, जाइए कोर्ट में, आप ये सब दिखाते रहते हैं जो आंकड़ा लेकर कि देखिए ये लोग एक जगह उधर वोट कर रहे थे, उधर वोट कर रहे थे, चुनाव आयोग से ज्ञान नहीं ले रहा, 10,000 रुपए दे दिया, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं सर, इसको क्यों नहीं आप कोर्ट तक ले जाते हैं? ये मुद्दा एकदम बड़े मुद्दे हैं। अरे कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक, अरे जनता की अदालत में आप गए यही मुद्दा लेकर, जनता ने नकार दिया, रास्ता बचा है कोर्ट का, कोर्ट चले जाइए। अंततः सैकड़ों साल के लड़ाई के बाद देश को आजाद कांग्रेसियों ने कराया। अच्छा, हार नहीं मानेंगे। अरे सर उतने पीछे नहीं जाइए ना, थोड़ा आगे चलते हैं। मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, आप फिर पीछे ले जा रहे हैं। और मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का भविष्य, महागठबंधन का भविष्य। आप ये बताइए, जाएंगे कोर्ट, 45 दिन का समय है, आपकी जो भी कंप्लेन है वो रजिस्टर कराएंगे? अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी के भविष्य, कांग्रेस पार्टी के भविष्य से बड़ा इस देश का भविष्य महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा इस देश के संविधान के रक्षा करने का भविष्य बड़ा है। कांग्रेस पार्टी हो सकती है, देश उससे ऊपर है।
देश के संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाना देश के एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और कांग्रेस पार्टी की जितनी ताकत है देश के संविधान को बचाने के लिए, ये तो आपने भाषण दे दिया, बहुत ही बढ़िया। रुकिए तो, अरे राजेश जी, राजेश जी कि मुझे और मेहमानों के पास जाना है। ठीक सर, ये बहुत बढ़िया आप तैयार करके लाए थे, एकदम बढ़िया भाषण दे दिए। अब थोड़ा सा हम इस पर बात कर ले सर। देखिए, भारत में अगर चुनाव में गड़बड़ी हो, जैसे आप कह रहे हैं धांधली है, गलत गिनती है, अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन का आरोप हो, तो 45 दिन के भीतर आप शिकायत आप कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं, संबंधित हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत, है ना। ये विकल्प है सर, हो सकता है ना पता हो सर, हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैं एक सामने दर्शकों के लिए भी रख रही हूं। केवल आके ना सर टीवी डिबेट में ये कह देना अरे धांधली हुई, एक यात्रा निकाल दिया, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, लेकिन सर ये रास्ते हैं जिससे जाएंगे तभी कुछ सुधर सकता है। इन रास्तों पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बताइए बस। सारे रास्ते विकल्प खुले हैं। हाँ, वो तो खुले ही हैं, आप ही नहीं जा रहे हैं ना। मैं कहां कह रही हूँ विकल्प बंद है, मैं कह रही हूँ विकल्प खुले, आप जा नहीं रहे हैं। अरे और पिताजी आपके पास अर्जुन लेके नहीं जाना है, जहां जाना है हमारे सारे एक्सपर्ट, न केवल कांग्रेस पार्टी के, देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग चिंतक है, शुभचिंतक हैं देश के, जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है लेकिन भारत के साथ है। सर ये एक बार चेक करवाइएगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, मैं थोड़ा राजेश जी आपकी आगे बढ़ रही हूँ। आपने शुभचिंतक कहा है कि बहुत सारे शुभचिंतक हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है शुभचिंतक ही नहीं बचे हैं। जो भी ज्ञान दे रहा है वो सब हरवा दे रहा है सर। चेक कीजिए शुभचिंतक है कि नहीं है, कि ये आपका शुभ नहीं होना देना चाहते, ऐसे चिंतक आपके साथ हैं। ठीक है सर, इसको चेक करवाइए जरा। सब जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जफर इस्लाम। मेरा नहीं, देश के अरबों आबादी, करोड़ों की हो गया भाई, अब बोल दिया सब। ठीक, अरे सर शकील अहमद जैसे लोग भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं सर, पार्टी टूटने लग गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब टूट पड़ेगी, वो आरजेडी में भी दिख रही, कांग्रेस में भी दिख रही, महागठबंधन, आप महागठबंधन कह रहे हैं। कहां बचा गठबंधन और कहां बचा महा? हाँ सही है जफर इस्लाम। देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि इनका गर्दा उड़ गया है। अब गर्दा उड़ गया तो अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिहार में एक कहावत है, बापम पुत प्रापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब ये सारे लोग जो है ज्ञानी लोग हैं, इनको सब ज्ञान देना है, टीवी पे आके, मीडिया में आके, मजलिस में बैठ के यही सब ज्ञान देते रहते हैं, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। जनता के बीच में देखिए, हम जब इलेक्शन हो रहा था तब भी आपके चैनल पे बोला था कि हम लोग पांचों पांडव के रिप्रेजेंटेटिव जो है काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। ये किसी का सीएम का फेस, किसी का डीसीएम का फेस, यही सब में उलझे हुए रहे। अरे भाई जनता के बीच में जाओगे ना। आप कह रहे जनता की अदालत में लड़ना, जनता की अदालत में लड़ने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। लेकिन जफर जी ऐसे थोड़ी जीतते सुनिए हैं। ना, मेरे मन में फिर एक सवाल बीजेपी के लिए आता है जो बार बार उठता है सर, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जब आपने इतना ही विकास, ठीक है आप देखिए मैंडेट आया इतना बड़ा तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, रिकॉर्ड तोड़ा गया है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है ना बीजेपी के लिए सर, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। आप लोग कहते रहे कि हमने बिहार का बहुत बढ़िया विकास कर दिया। अगर विकास ही एक एजेंडा था तो 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? ऐसी कई योजनाएं एकदम एन वक्त पर, चुनाव के वक्त पर जनता के बीच रखने की क्या जरूरत थी? क्या आपको भी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे तो आपने 10,000 रुपए जो है महिलाओं को भेज दिया? और एक तरीके से वो कह रहे हैं वोट चोरी नहीं, वोट खरीदी हो गई क्या? नहीं, एक बात बताइए अर्पिता जी, अभी आप कानून बता रहे थे इनको 45 दिन का। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 45 दिन के अंदर जाके कुछ काम कर सकते हैं ना, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। जब हमको जनता ने मैंडेट 5 साल का दिया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हर कानून हमको इजाजत देता है कि वेलफेयर का कोई भी स्कीम हम लागू कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि साल भर पहले देना है कि 4 साल पहले। और दूसरी बात, महिलाओं का अगर हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो किसको नहीं, वो फिर आपको कुछ समय पहले याद क्यों आया सर? चुनाव के कुछ समय पहले ही याद क्यों आया? आप इतने दिन सरकार में थे, आपको पहले क्यों नहीं याद आया? अचानक से आपको चुनाव के वक्त अगर आप 10,000 देंगे तो जनता गुमराह हो सकती है ना, ये आरोप लग रहे हैं फिर बीजेपी पे सर। अर्पिता जी जो गुमराह कर रहे थे वो खुद ही उनको जनता ने गुमराह कर दिया, सबक सिखा दिया कि तुम गुमराह लोग हो। ये 5 साल का मैंडेट हमने दिया था, इसमें उनको काम करना था, वो काम किया 5 साल के अंदर। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है तो तुम भूखते रहो। हम तुम्हें बताया ना कि आप ऐसे बोलते रहेंगे, हमें कोई जनता के कान में कुछ आवाज देंगे इनकी।
बस 2 ही आवाज गई, जंगल राज नहीं लाना है, गुजरा हुआ जमाना नहीं लाना है जंगल राज। अरे यही तो फिर सवाल है ना सर कि आपने उनकी नाकामियां गिनाई, अपनी कामयाबी विकास- नहीं गिना पाए। उनकी नाकामी दिखाकर आपने एक बार फिर डरा दिया बिहार की जनता को कि देखिए भैया जंगल राज आ जाएगा। अरे ये दिखाते कि हम कितना सुशासन ले आए। एक मिनट एक सेकंड, वही तो कह रहा, आपने बोलने नहीं दिया ना। 2 ही बात, जंगल राज नहीं देना, वापस लाना, और दूसरा जो विकास हो रहा है, जो विकास की गंगा बह रही है, जो हर चीज जो है यहाँ पर अब इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों के हितों में और प्रदेश के हितों में जो काम हो रहा है, उसके बारे में तो जनता देख रही, खुली हवाओं में सांस ले रही है। वहां जंगल राज में तो गला दबा देते थे लोग, लूटपाट में लुटेरे लोग जो है लूटपाट करते रहते थे। अब देखिए, आज आप पूछिए जनता से, बिहार की जनता से, आप भी गई थी, आपसे भी शायद मेरी मुलाकात हुई थी बिहार में, लेकिन वहां की जनता से पूछिए तो सबको याद है, खुद याद, हम भी बिहार से आते हैं, याद है, यूनाइटेड बिहार से आते हैं, याद है वो जंगल राज किस तरह से ठीक है। छोटा सा रिएक्शन लिया। एक लास्ट बात कहता हूं, एक छोटा सा रिएक्शन, इन्होंने परिवार लास्ट 10 सेकंड, एक सेकंड, ये बिहार बनाने, ये सुनिए, ये परिवार बनाए थे लालू जी ने, हमने बिहार बनाया, ये परिवार को बचाने के जिनको बनाया उसको वो भी टूट गया, तो ये क्या कर सकते, हमने तो बिहार बनाया भाई। ठीक, सुबोध जी जल्दी से 10 सेकंड। ये परिवार बनाने चले थे। अर्पिता जी, इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है पिछले 20 सालों का। विफलताओं की इमारत जो है जाति गणना में जो रिपोर्ट कार्ड आया था उसी में आ गया। और जहां तक ये बात कर रहे हैं जंगल राज की, सारे पैरामीटर्स क्राइम का आप देख लीजिए, जंगल राज। लेकिन सुबोध जी, अब इसका कोई मामला बनता नहीं है ना। अगर भाई, हम चुनाव से पहले बात कर रहे होते, हमारे बारे में आप जो भी समझाते रहे जनता को, जनता ने नकार दिया, आपने समझाते रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है संजय कुमार, ठीक है सर। सुबोध जी, अब इसका कोई मतलब नहीं है ना। आप चाहे जितना बताते रहो, विकास ना हो, जनता को दिखा होगा कुछ, उसी ने चुनाव में जिताया है सर। ठीक है संजय कुमार, ठीक है सैयद जफर इस्लाम प्लीज। ठीक है संजय कुमार, आशीर्वाद नहीं मिला आपको, ठीक है आशीर्वाद देना था, ओके आपने थोड़ी देना था अपने आप जी। क्या प्रश्न है अर्पिता जी? सुबोध जी, जनता के बीच में ही नहीं गए। अरे बस ठीक है सर, अब हो गया ना सर, परिणाम आ गया, आप किस बात की लड़ाई। संजय जी, आपको भी ऐसा क्या लगता है क्या कि महागठबंधन को इसीलिए नुकसान हो गया, लालू परिवार में जिस तरह से प्रदर्शन पर असर पड़ा, उनके बीच में जो खटपट रही, या आपस में ही कई बात पे सहमति नहीं बन पाई, इन्होंने फ्रेंडली फाइट कर दिया, लास्ट तक बार्गेन ही नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा लेट हुई, इन सब का असर हुआ क्या? अर्पिता जी, मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरा अपना विश्लेषण और पूरे अगर हम इलेक्शन से पहले का अभी तक का देखें, तो ऐसा लगता है कि इनको, एक तो आरजेडी की अगर हम बात करें तो पार्टी की जो राजनीतिक पहचान है वो परिवार पर निर्भर हो चुका है ना। वो एक बहुत ही गड़बड़ बात है जो कि इन लोगों को समझना चाहिए। आरजेडी में सुबोध जी प्लीज अपनी बारी में सर, परिवार की सत्ता से चलती है, सिद्धांतों से नहीं। इनके आरजेडी का जो परिवार के सत्ता पे सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है। महिला सम्मान आपने पार्टी में देखा, एक बार बहू को बाहर किया गया रात में, एक बार बेटी को बाहर किया गया, है ना। ये वैसे इनका अंदरूनी मामला है, परिवार का मामला है, हम लोग को कहना नहीं चाहिए। लेकिन अंदरूनी खींचतान जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में और पूरे महागठबंधन में, ये पूरे समय में नजर आया कि कांग्रेस के तरफ से जब राहुल जी वोट चोरी का मुद्दा लेकर बिहार आए और रैली किए, उसके बाद अचानक से आरजेडी को रियलाइज हुआ कि ये तो गड़बड़ बात है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती थी कि इस बार वो अपर हैंड ले, आरजेडी को दूर रखे और अपने पार्टी को एस्टैब्लिश करने का काम करे वहां पे। जबकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, पार्टी का अगर आप देखें वहां पे तो कोई वजूद नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। तो वो आरजेडी को यूज करना चाह रहे थे, आरजेडी कांग्रेस को यूज करना चाह रही थी। एक बार जब राहुल गांधी वहां से गायब हो गए और कोलंबिया चले गए, बाहर चले गए, तो वापस वो सीधे अवतरित हुए एकदम इलेक्शन के जस्ट पहले, और उस समय तक खटपट चलता रहा। और जब वापस आए तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने एक साथ कोई मंच साझा किया, एक दूसरे से बातचीत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक गहलोत जी को भेजा गया कि आप जाकर बीच बचाव करो और सब कुछ डिसाइड करो। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बीच में जो पूरा जो कन्वर्सेशन था वो पूरा बंद, डायलॉग बंद हो चुका था। मुकेश सहनी ने एक समय में ये एक्सेप्ट किया था कि कांग्रेस के अंदर जो महागठबंधन के अंदर जो है वो मतलब गड़बड़ चल रहा है और उसके इलाज के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं।
तो ये तो खींचातानी इतना ज्यादा था जो ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। वहीं पर आप अगर एनडीए का देखें तो शुरू से हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरिटी थी और उसका नतीजा है। ठीक है संजय जी, ये ऐलान कब तक हो पाएगा? सीएम के लिए कब है और शपथ जो ग्रहण? मेहनत से हमने मेहनत किया उसका नतीजा है कि आज हम वापस से, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने तो पहले ही बता दिया था, जब वो चुनाव में उतरे थे तभी बता दिया था कि हम किस डेट में शपथ लेंगे। अब तो आप लोग जीत गए, आपने अपना डेट डिसाइड कर लिया या नहीं? जफर जी बिल्कुल, देखिए अब हमारी चिंता की तो कोई बात नहीं है। आप जो अभी आरजेडी पे फोकस कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। इनको अभी चिंतन करने की जरूरत है। इनके ऊपर फोकस कीजिए। हमारा सब कुछ क्लियर है, सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है और सरकार बन जाएगी, जल्दी ही बन जाएगी। आप लोगों को भी सूचना मिल जाएगी, है ना, शपथ ग्रहण, सब कुछ का टाइमलाइन क्लियर है। ठीक है सुबोध जी आ रही हूँ मैं जल्दी विनोद अग्निहोत्री और आशुतोष जी का भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर जफर जी आ रही हूँ इसके बाद जल्दी से, क्योंकि दोनों मेहमानों से अभी तक एक बार भी चर्चा में उनको शामिल नहीं कर पाई हूँ। विनोद अग्निहोत्री साहब, ये जो प्रदर्शन बीजेपी कर रहा है, आप मानते हैं कि अगले जो चुनाव और आने वाले हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल सकती है? इस बड़े मैंडेट के बाद कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा? देखिए निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो नतीजे आए थे अपेक्षा के हिसाब से नहीं थे। 400 पार का नारा देने के बावजूद 240 से बीजेपी सिमट गई थी। उससे बीजेपी ने सबक लिया और सबक लेकर के उसने जो भी बूथ मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पार्टी की मजबूती, नैरेटिव सेटिंग, जो भी राजनीति में होते हैं चुनाव के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे काम उसने किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसमें मदद की और उसने हरियाणा भी जीता, महाराष्ट्र भी जीता और दिल्ली भी जीता। उससे बीजेपी ने जो सबक लिया है। रही बात बिहार की, तो बिहार की जो जीत हुई निश्चित रूप से अप्रत्याशित जीत है। खुद बीजेपी के नेता भी इतनी बड़ी जीत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। वो ये मान तो रहे थे कि एनडीए की जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये उनको भी अपेक्षा नहीं थी। अब इससे बंगाल है, आसाम है, केरल है, आपका तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, 5 राज्यों में चुनाव होने, तो निश्चित रूप से केरल में तभी बीजेपी की स्थिति वो नहीं है कि वहां सरकार बनाने की स्थिति कर सके। वो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है, लेकिन असम में उसकी सरकार है और पश्चिम बंगाल। ठीक है सर, रोक रही हूं जरा आपको। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बिहार में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात चल रही है और ये मुलाकात लगातार ही, देखिए पिछले दिनों से भी आप देख रहे होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मीटिंग में मौजूद हैं। अब आगे को लेकर क्या रणनीति होगी उसको लेकर ही ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। बिहार में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जैसा संजय कुमार भी कह रहे हैं कि जल्द ही कुछ सुनने मिलेगा। उम्मीद है कि कब तक ये खबरें आती हैं कि सरकार शपथ ग्रहण कब है। आशुतोष जी आपसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ पश्चिम बंगाल को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जब बिहार जीत के बाद बंगाल का जिक्र उन्होंने कर दिया, यानी वो ये बता रहे हैं कि अगला टारगेट क्या है, टीएमसी पर कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए बंगाल का चुनाव वो बिहार का चुनाव नहीं है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी वहां भारी बहुमत के साथ सरकार में है और लगातार 15 साल से सरकार में है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी नहीं होने वाली है। और हर चुनाव अलग, दूसरे चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। जो समीकरण बिहार के हैं वही समीकरण बंगाल में लागू होंगे, वही तमिलनाडु केरल में लागू होंगे, वैसा होता नहीं है। तो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को फ्रेश तरीके से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था उसकी तुलना में कमजोर साबित हुआ है। ऐसे में उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जरा रोक रही हूं। बड़ी खबर इस बीच आ गई है और बड़ी खबर, बिहार में 17 से 20 नवंबर के बीच सीएम पद की शपथ है, जिसकी चर्चा भी अभी कर ही रहे थे। पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। तारीख 17 से 20 के बीच में हो सकती है। आम लोगों के लिए गांधी मैदान को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, 17 से 20 नवंबर के बीच कभी भी ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सुबह हमने अभी तक खबर बताई थी कि 19 या 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार जो है वो शपथ ले सकती है। और अभी जो जानकारी आ रही है पटना जिला प्रशासन ने 17 नवंबर से यानी कल से लेकर के 20 नवंबर के बीच आम लोगों के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद कर दिया है। तो एक तो तैयारियां वहां करनी है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, और दूसरे जो सुरक्षा कारण है उन वजहों से भी ऐसा किया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पे जो तैयारियां हैं वो करनी है, वहां पे सुरक्षा चेक्स भी हैं वो भी करने हैं। तो इस लिहाज से ये आम लोगों के लिए बंद किया गया है। तो ये जो प्रक्रिया है सरकार गठन की वो भी आगे बढ़ी है अर्पिता। जो 243 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो राज्यपाल को सौंप दी गई है थोड़ी देर पहले,
और अब आगे की प्रक्रिया जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आप नजर बना रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। आशुतोष प्लीज आप अपने बातों को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद मेरा एक और सवाल लेकिन यहाँ पर ये भी है, महागठबंधन की हार की वजह आप एनालाइज कर पाए क्या रही, वो भी जरा जोड़ दीजिएगा। मुझे लगता है जब किसी पार्टी किसी गठबंधन की इतनी जबरदस्त हार होती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से भयंकर गलतियां की गई होंगी, और 20 साल के बाद भी अगर आप कड़ी टक्कर नहीं दे पा रहे हैं और दिक्कत पैदा हो रही है तो फिर यह मानना पड़ेगा कि ना तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी थी, ना आपके पास कोई उस तरीके का नेतृत्व था, और ना ही उस तरीके से लड़ाई लड़ी गई जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि 2025 महागठबंधन के लिए बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन जिस तरीके से दो चीजें हमारे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण हुई। एक तो जो बीजेपी गठबंधन था, यानी जो एनडीए गठबंधन था, उसने अपना जो सामाजिक आधार को जिस तरीके से तैयार किया वो बहुत मजबूत सामाजिक आधार था, जाति के आधार पर पूरी तरीके से तैयार किया गया था। राजनीतिक तौर पर थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति जरूर दिखाई पड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन का आधार था वो पूरी तरीके से MY समीकरण पर डिपेंडेंट था, और उसमें अलग से मुकेश सहनी को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उतना पावरफुल दिखाई नहीं पड़ा। इसके अलावा जो आखिरी समय में जिस तरीके से लोगों को खाते में पैसे दिए गए, मैं शुरू से इसका विरोध कर रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की सरकार हो। चुनाव के वक्त जो लोगों के खातों में, महिलाओं के खाते में जो पैसे दिए जाते हैं वो विशुद्ध तौर पर एक घूस है, लोगों का वोट खरीदने की कोशिश है। ये हालत मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली, यह हालत झारखंड में भी देखने को मिली, यही हालत महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है, दिल्ली में भी कमोबेश यही कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुई। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगी तो जो पार्टी सत्ता में है उसको हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, और जो विपक्ष में रहेगा उसको नुकसान होगा। मतलब अगर यही चीज अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कहती हैं, जो पोलिंग के 3 दिन पहले अगर वो 25,000 रुपए हर परिवार के खाते में डलवा देती हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा या टीएमसी को होगा? वहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। तो इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं रोकता है तो इलेक्शन कमीशन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है। ठीक है, इस पर जल्दी से सैयद जफर इस्लाम एक रिएक्शन, उसके बाद विनोद जी में आ रही हूँ। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जल्दी से 10 सेकेंड। हाँ, मैं तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए था हमारी सरकार को, हमारा मैंडेट है देने का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने दिया था तो क्या जनता ने उनको फेवर किया? क्या वोट दिया? जनता ने नकार दिया। ये विश्वास की बात है। जनता के दरबार में आप विश्वास नहीं प्राप्त करेंगे तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? हमने 5 साल काम किया, कोई एक काम से थोड़ी मिलता है। 5 साल काम किया, उसका आशीर्वाद मिला। दूसरी बात जो ये बात कह रहे थे, ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये कि लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का तंज है। बीजेपी ने दरअसल एक वीडियो जारी किया है जो कलह चल रही है। आपको बता दें, रोनी आचार्य लगातार पोस्ट कर रही हैं, अपनी नाराजगी उन्होंने जताई। उन्होंने राजनीतिक तौर पर अब संन्यास लेने की बात कही, परिवार से अलग होने की बात कही, और वीडियो जो जारी हुआ है बहू और बेटी के बयान का वीडियो जारी किया गया। बिहार के लोगों ने जंगल राज से बचा लिया, बीजेपी ये कह रही है। हालांकि इसमें उन्होंने किस तरह पहले बहू को निकाला गया, फिर बेटी ये दावा कर रही है कि चप्पल से पीटा गया है। इन सब को लेकर ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ, सुनिए जरा। और उसके बाद मुझे मारा है, उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जफर इस्लाम जी, कोई मौका बीजेपी छोड़ती नहीं है वैसे? नहीं, देखिए ये तो महिलाओं का अपमान है भाई। अपमानित किया जा रहा है अपने बहू को, अपने बहन को। तो ये जनता के क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? ये अपमान करने वाले लोग हैं, अपमानित करते हैं। और इसीलिए लोगों को इस बात का डर है कि कभी महिलाओं को डर था कि कहीं जंगल राज आ गया तो ये फिर से अपमानित करेंगे सब महिलाओं को। दूसरी बात कह रहा था, स्ट्रेटेजी जो कह रहे थे आशुतोष भाई की, स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस की, स्ट्रेटेजी थी, साफ स्ट्रेटेजी थी। अखिलेश जी उनके जो है बड़े नेता है बिहार के, उन्होंने कहा भी
कि हम कोई उनसे राब्ता नहीं रखे हुए थे, कोई हमारे बीच में कोई समन्वय नहीं था, राब्ता नहीं था। हम देखिए पांचों पांडवों के लोग काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई। कांग्रेस चाहती है कि वो कमजोर हो जाए आरजेडी। जब आप ये कहते हैं तो भाजपा ने भी तो कार्रवाई की है। आरके सिंह जो कि 6 साल के लिए भाजपा से निलंबित हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, बिजली विभाग में मंत्री की मिलीभगत का क्या मुद्दा उठाते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये तो चलता रहता है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हम एक डिसिप्लिन सोल्जर पार्टी में होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, अलग अलग मुद्दे पे लिया जाता है, लेकिन इनके यहाँ क्या होता है, बहन कह रही इस पर देखिए सुबोध जी जल्दी से इस पे रिएक्शन। सुबोध जी, पीटा जा रहा, मारा जा रहा, निकाला जा रहा, गाली देखिए आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी चप्पल से मारने की बात कर रही है, राबड़ी देवी पर आरोप लगा रही है कि बाल खींच रहे हैं, मार रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अब इसको देखा जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया नहीं? अर्पिता जी देखिए, जो केस है ऐश्वर्या जी का वो कोर्ट में चल रहा है। हाँ। उस पर किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जहां तक बात रही रोहिणी जी का जो वीडियो दिखा रही है, इसके पीछे की क्या बात है उसकी जानकारी न हमें है, मीडिया में जो आ रही है उसके ऊपर वक्तव्य देना भारतीय जनता पार्टी का तो यही चाल चलन। लेकिन सुबोध जी ये भी गलत है ना, गलत जो सामने जो शख्स अपने आप में अगर वो कह रहा है कि उसे चप्पल से पीटने की कोशिश हो रही है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है और वो रोहिणी आचार्य है सर, आप ये कह रहे हैं कि इस पर बोलना सही नहीं है। सर गलत को तो गलत बोलने का मादा रखिए। अर्पिता जी हमें सब मायदा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पीछे की हमें जानकारी नहीं है। क्या पीछे की जानकारी चाह रहे हैं आप? ऐसी क्या जानकारी आपको दी जाए? आपको वो वीडियो दिखाया जाए जिसमें उनको चप्पल से मारा जा रहा है, उसके बाद आपकी टिप्पणी आएगी। बता सकती है भाई, आपके पास भी जानकारी नहीं है। सर इससे बड़ी जानकारी रोहिणी आचार्य खुद कह रही है। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी वाया आपको खबर दिखा रहे हैं, वो खुद कह रही है। सर खुद कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित्र और चलन तो देखिए। बहु बेटियों का वीडियो ये चलवा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो सर ये बहु बेटियां कहाँ की हैं? कर रहे हैं लालू परिवार की है ना सर? कर रहे हैं। ये किस परिवार की है ये बताइए ना, वो निकलवा रहे हैं, आपके परिवार के लोग ऐसा कह रहे हैं। सर परिवार की बात करो, बिखराया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बिखराया, आपके परिवार के लोगों ने बिखराया, उनको निकालने का काम किसने किया? तेज प्रताप को किसने निकाला, बहू को किसने निकाला, बहन को किसने, गाली किसने दिया, मारा पीटा किसने, बाल खींचा किसने, ये बताइए। कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ये क्या जवाब देंगे? जी की जो बात है इसके पीछे का तथ्य हमें जानकारी नहीं है। अरे जो रोहिणी आचार्य खुल के कह रही है उसके बारे में क्या देख नहीं रहा आपको? इसके शब्दों के पीछे का क्या सच्चाई है कोई जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है, जितना अर्पिता जी आपको जानकारी, मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा, वो रोहिणी आचार्य खुद ये कह रही हैं, खुद वो वीडियो में कह रही हैं, सार्वजनिक तौर पर ये वीडियो है। आप कह रहे हैं इसके पीछे क्या चल रहा है अभी पहले वो समझेंगे। सुबोध जी क्यों इतना मुश्किल है क्या कह पाना कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है? कोई कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन शब्दों के पीछे के सच्चाई जानने के पहले तो जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम सही व्याकरण कैसे कर सकते हैं आपके सामने? आप सर एक महिला सुनिए सर, एक महिला आसान नहीं है रोते हुए जाकर ये कहे कि उसे चप्पल से मारा जा रहा है। वो महिला जो आपके परिवार की है, लालू परिवार की बेटी है। सर आप कह रहे हैं अभी पीछे का तथ्य समझेंगे। सर एक महिला, अगर मेरा सवाल सुनिए सुबोध जी, सुबोध जी अगर आज एक आम महिला आ जाती, आज एक बिहार की आम महिला आ जाती और वो इस तरह से अपने ऊपर बताती कि देखिए हम पे कितना प्रताड़ना हो रहा है, तो आप कहते तथ्य समझेंगे? आप जब आप अपने घर की बेटी और बहू की नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या बिहार की महिला की सुन लेते, उन पे भरोसा कर लेते, वहां भी तथ्य ढूंढते? सभी बातों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं, सब बातों के ऊपर। अरे आप क्या आपने आंख बंद कर रखा है क्या? वो देख रहे हैं, आपने पट्टी लगा रखी है आंखों में। तो रिस्पॉन्सिबल है कर रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तो बोला जा रहा है। पीछे की सच्चाई आपको नहीं पता ना मुझे पता, तो मैं कहां से? हद है सर, एक महिला अगर अपनी बात बता रही है, अपनी प्रताड़ना को सामने रख रही है, आप कह रहे हैं इसके पीछे का तथ्य पहले पता करेंगे, और वो भी तब सब जब वो लालू परिवार की बेटी है। सर लालू परिवार की बेटी ऐसा कह रही है, आप कह रहे हैं इसके पीछे तथ्य समझेंगे। यानी आप ये कहिए कि जब पार्टी से तेजस्वी यादव बताएंगे कि क्या बोलना है उसके बाद आप बोल पाएंगे ना सुबोध जी। इतनी भी आजादी नहीं है, इतनी भी आजादी नहीं नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महिलाओं की बातें यहाँ सिर्फ बातें हैं सर, यहाँ सिर्फ महिलाओं की बातें कही जाएंगी, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान, सब बातें करा लीजिए। लेकिन जब बात अपने ही घर की बहू और बेटियों पर आ जाती है तो कह रहे तथ्य की जांच होगी।